आप उस मैप के जरिए करिए। तो इससे क्या होगा कि आपको लोकेशन स्थिति बैठ जाती है। जॉनसन कहता है ना कि भूगोल और इतिहास दोनों एक ही माता की दो आंखें हैं, एक व्यक्ति की दो आंखें हैं, दोनों को एक साथ ही आप समझ सकते हो। तो जब भी आप पढ़ो, आप अकबर पढ़ रहे हैं, अकबर के अभियानों को आप मैपिंग करके देखिए, आप अलाउद्दीन पढ़ रहे हैं, आप पूरे भारत को कहीं पर भी इतिहास में किसी भी टॉपिक को पढ़िए, मैप यूज होता है। सिकंदर के आक्रमण को मैप से देखिए, एनसांग की यात्रा को मैप से देखिए, आप मैपिंग करिए, है ना। और इस मैप के लिए कई सारी किताबें आती है मार्केट में, स्पेक्ट्रम की भी आती है, ऐतिहासिक मानचित्रावली आती है ना। और आपको बता दूं, आईएएस मेंस के अंदर भी मैप के 50 नंबर के लगभग सवाल आते हैं। एक तो पूरा पहला प्रश्न मैपिंग का ही आता है, जिसमें आपको स्थान भर के उस पर 20 शब्द लिखने होते हैं। स्पेक्ट्रम के साथ में एक आजकल बर्नवाल की किताब भी आती है मैपिंग की, आप लीजिए। अगर कोई मैप नहीं मिलता तो गूगल पे जाके मैप देख लीजिए, मैपिंग से पढ़ने की कोशिश करिए। ये आपकी समझ को बढ़ाता है, इसमें आपको भौगोलिक ज्ञान हो जाता है। तो भौगोलिक ज्ञान होने के बाद आप राजनीतिक जीवन को अच्छे से समझ सकते हैं, राजाओं के युद्ध अभियान अच्छे से समझ सकते हैं, आप अर्थव्यवस्था को बहुत प्यारे तरीके से समझ सकते हैं कि उत्तरा पथ यहाँ था, दक्षिणा पथ यहाँ था। मैंने, आपको याद होगा, महाजनपद जब पढ़ाया था तो 16 महाजनपद मेरे से पढ़े हुए बच्चे 1 सेकंड में, 1 मिनट में ऐसे करके बोल देते हैं कि ये करके ऐसे आ जाते हैं, है ना। तो उस तरह से उसको मैपिंग का यूज कीजिए आप। तो राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब पढ़ने में मैपिंग बहुत सपोर्ट करता है उसको। एक तो आप इसका यूज कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला काम तो ये कीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ते हैं, है ना, तो आप पढ़ते वक्त कम से कम कल्पना, इतिहास में कल्पना शक्ति होना बेहद जरूरी, इमेजिनेशन आप कह सकते हो। आप जब भी पढ़ रहे हैं, मौर्य काल पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आप मौर्य काल के बारे में इमेजिनेशन करिए, अपने आप को उस काल में जाके पाइए कि क्या होता होगा उस समय, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही होगी, समाज। किताब से आंखें हटा के, और जैसे आपने पढ़ लिया पुस्तक से, फिर उस पुस्तक से आंखें हटा के, आंखें बंद करके थोड़ा सा मनन कीजिए, कैसे होता होगा सब कुछ। कौटिल्य, मैं तो कई बार ऐसे इतिहास पढ़ते पढ़ते उस काल में चला जाता हूँ, उस दौर में चला जाता हूँ, और उस दौर में जाने के बाद में ऐसे सोचता हूँ कि समाज में ऐसे होता होगा। समाज में उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, शासन के आदेश कैसे पहुंचते होंगे वहां पे, किस तरह से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती होगी, किसी पर जुल्म हो रहा होता है तो किस तरह से उसको न्याय मिलता होगा, क्या पद्धति होती होगी, 1000 किलोमीटर दूर कोई कैसे जाता होगा। ऐसे कई सारे पढ़ते पढ़ते प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आज भी आते हैं, पहले भी आते थे। ठीक है, तो ऐसी कल्पना शक्ति के जरिए आप चीजों को समझ सकते हैं, आप उस समय की वास्तविक स्थितियों को समझ सकते हैं। यही तो इतिहास दर्शन होता है। तो कल्पना शक्ति से क्या होता है, इतिहास जीवंत हो जाता है ना। तो इतिहास को जीवंत करके पढ़िए आप, ये बड़ा सक्रिय रहना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। तो कल्पना शक्ति का यूज कीजिए, लाइन टू लाइन पढ़ते मत जाइए जैसे कोई आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं, आप इतिहास को जीने की कोशिश कीजिए। मैं तो समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति पढ़ता हूँ तो अपने आप है वो उत्तर के अभियान के बाद दक्षिण के अभियान, अपने आप को ऐसे मध्य भारत से होते हुए निकालता हूँ। तो आप एकदम पूरा सोच लेता हूँ मैं, 6 के 6 चरण ऐसे समझ लेता हूँ कि ऐसे करके आराम से हो जाता है। ठीक है, तो मैपिंग, कल्पना शक्ति। तीसरी बात, जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में 2 चीजें होती है, बहुत तरीके से होती है। एक होते हैं तथ्य, दूसरा होता है उसका विश्लेषण। ठीक है, अब देखिए, अगर आप केवल तथ्य पढ़ेंगे तो आप इतिहास को कभी जी नहीं पाएंगे। आपको इतिहास बड़ा बोरिंग सा लगेगा, है ना। आपको लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि तथ्य से 700-800 पेज की किताब बन जाएगी। फिर न तो आपकी समझ विकसित होगी, न आप किसी को समझा सकते, न आप इंटरव्यू में बोल सकते, न बच्चों को पढ़ा सकते ठीक से। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि विश्लेषण को ज्यादा से ज्यादा समझिए। जैसे अशोक का धम्म, अब किंचुचा धम्मे, धम्म का निषेधात्मक पक्ष क्या था, करने की क्या बातें बताई गई थी, धम्म था क्या, ये सारी चीजें हैं विश्लेषण की। तथ्य क्या है, तथ्य ये है कि धम्म का उल्लेख कहाँ पे हुआ है, बस ये तथ्य। और धम्म के बारे में 2-4 विद्वानों के कथन क्या है, ये तथ्य है। इसलिए कहता हूं कि विश्लेषण अधिक करिए और विश्लेषण के साथ में तथ्य को पकड़ लीजिए, तो अपने आप ही आपको तथ्य भी पकड़ में आ जाएगा और विश्लेषण भी पकड़ में आ जाता है। ठीक है ना। अब मैंने देखा है कई सारे
बच्चे क्या करते हैं, तारीखें रट रट के हालत खराब। प्राचीन भारत में कोई तारीख तो परीक्षा में आती नहीं है, कोई एक दो आती है जो आपको याद होती है। मध्यकाल की कुछ तारीखें काम की, आधुनिक की कुछ तारीखें काम की, तो मेन तारीखें याद कर लो। बाकी ऐसे तारीखों में मत फंसो आप। पूरे पेपर को आप उठा के देखोगे ना, तो ऐसी तारीखों के मुश्किल से एक दो प्रश्न होंगे। सन जरूर होते हैं 2-4 प्रश्न, तारीखें नहीं होती। तो क्यों अपनी एनर्जी खराब करनी, सब्जेक्ट को बोरिंग बनाना, सब्जेक्ट को एक प्रकार से जीना नहीं बल्कि अपने आप में सब्जेक्ट को भार मानने की कोशिश है, क्यों करते हैं अपन। इससे बेहतर है कि जब भी पढ़ते हैं तो बिल्कुल विश्लेषण कीजिए उसका। अलाउद्दीन की पॉलिसी पढ़ रहे हो तो उसका विश्लेषण कीजिए, प्लासी पढ़ रहे हो तो उसका विश्लेषण कीजिए, कैसी स्थितियाँ होती होगी। फैक्ट बहुत छोटी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये काम कीजिए। तो तथ्यों की बजाय इस पे ज़्यादा जोर दीजिए और विश्लेषण से तथ्यों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अपने आप उसमें मेन तथ्य आ जाते हैं, ये प्रयास कीजिए। इसके साथ साथ में आपको क्या प्रयास करना है, आपको तारीखें याद करने पर जोर नहीं देना, बल्कि आप है वो क्रोनोलॉजी सेट कीजिए, है ना। कि भाई जैसे कोई भी काल ले लो, है ना। क्रोनोलॉजी सेट कीजिए, पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। घटनाओं की तारीख भली मत याद करो, लेकिन घटनाओं की क्रोनोलॉजी सेट कर लो कि अकबर का ये गया था, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया, तो पहले अलाउद्दीन का ये अभियान हुआ, आपके रणथंभौर हुआ, फिर नीचे आया चित्तौड़ हुआ, जालौर हुआ। इस टाइप से उसकी क्रोनोलॉजी याद कीजिए, है ना। तो आप तारीखों को याद करने की बजाय इसकी क्रोनोलॉजी याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और परीक्षाओं में मोस्टली क्रोनोलॉजी आती है। अब आप अमेरिका की क्रांति पढ़ रहे हैं तो आप उसकी क्रोनोलॉजी याद कर लो, ठीक है। कि भाई प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस हुई, इसके बाद में ये 2 युद्ध हुए, फिर उसके बाद में ये हुआ, पूरी की पूरी ऐसी कहानी सेट कर लो। और पेपर आपका नोट्स वगैरह कुछ अगर बनाए है संक्षिप्त में, तो आप है वो कॉपी के पीछे उसकी क्रोनोलॉजी लिख लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाती है। तो पूरे पेपर में तारीखों के तो 1-2 सवाल आते हैं, वो भी यूं ही सही हो जाते हैं, मेन तारीखें आती है। लेकिन क्रोनोलॉजी के काफ़ी प्रश्न आते हैं। क्रोनोलॉजी आपको उत्तर को फंसाने में गजब मदद करता है। तो आप ऐसे तारीखों की बजाय क्रोनोलॉजी को समझिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी मतलब घटना पहले कौन सी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करते करते उसको याद कर लो, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी याद कीजिए, इसकी अलग से टेबल बना दो जब भी आप नोट्स वगैरह बनाते हो। नोट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स बेहद ज़रूरी होते हैं। 5-6 कॉपीज आपकी होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि किताब में तो क्या आजकल बड़े बड़े पोथे आ गए मार्केट में। अब उसकी स्थिति ये है कि उन पोथों का पढ़ने तो दूर की बात, रिवीजन करने में भी साल साल लग जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको परीक्षा से 15-20 दिन पहले पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन करना ही होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप इतने कंफ्यूज होंगे कि कन्फ्यूजन में आप 10-15 प्रश्न गलत करके आ जाओगे, क्योंकि बिना रिवीजन कन्फ्यूजन बढ़ता है। और उन पोथों का कैसे रिवीजन करोगे, क्योंकि इतिहास में 6 खंड है, प्राचीन अलग, मध्य अलग, आधुनिक अलग, राजस्थान अलग, विश्व अलग, दर्शन अलग। अब 6 खंड की कम से कम 6 किताबें होती है। अब 6 किताबें, एक किताब 700, 800 पेज की होती है। अब आप सोचिए कि उनमें से आप लेके बैठ जाते हो तो 800 पेज कब रिवीजन होता है, फिर दबाव और आ जाता है। और हम कई बार इन गलतियों के कारण फेल हो जाते हैं। तो टाइम रहते हुए हमें ऐसे शॉर्ट में नोट्स, मैंने फिर पूरे बैच में नोट्स बच्चों से बनवाए। अब ये नोट्स क्या होता है, नोट्स 5 से 7 रजिस्टर होते हैं। एक रजिस्टर अगर बहुत अच्छा सा पढ़ा हुआ, रिवीजन किया हुआ, तो 2-2, 3-3 दिन में रजिस्टर निकलता है। तो लास्ट 15 से 20 दिन में बड़े आराम से रिवीजन हो जाता है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि आपको क्रोनोलॉजी सेट कीजिए और अपने नोट्स में ऐसे टेबल बना दीजिए क्रोनोलॉजी के, ठीक है। जैसे अकबर है तो अकबर की जन्म से लेकर मृत्यु तक जो घटनाएं हैं उनकी ऐसे क्रोनोलॉजी पूरे पेज में सेट कर दीजिए कि असीरगढ़ तक आ जाइए आप, ठीक है। मोटी मोटी घटनाएं मेन, तो उसकी पूरी ये क्रोनोलॉजी बन जाती है। फिर परीक्षा के टाइम में खाली यही देखना पड़ता है कि इसमें ये जन्म हुआ, फिर ये पानीपत हुआ, फिर ये राज्याभिषेक हुआ, बेराम खा गया, ये पेटीकोट सरकार, ऐसे करते करते असीरगढ़ तक आते जाओ आप। तो इस तरह से आप क्रोनोलॉजी बना के याद कीजिए। सन रटने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी नहीं फिर आपको, ठीक है। ये काम कीजिए। इसके साथ में आपको और क्या कर सकते हैं, तारीखें होगी, क्रोनोलॉजी होगी, ये नोट्स में यहाँ पे बिंदु लिख लेता हूँ, है ना। नोट्स ज़रूरी होते हैं, बेहद ज़रूरी मैं मानता हूँ नोट्स को। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नोट्स बनाना वाहियात मूर्खता है वगैरह, सबके अलग अलग मत होते हैं। मेरा ही मत अंतिम सत्य है, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपकी विधि अलग हो, मैं मेरी विधि पे जनरली बात करता हूँ, ठीक है। नोट्स के पीछे इस प्रकार के क्रोनोलॉजिकल टेबल बना दीजिए,
कई जगह आप जैसे संगम साहित्य पढ़ रहे हैं वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसे संगम की टेबल बनाई जा सकती है। ऐसी कई सारी टेबल्स जो है वहाँ पे वो बना के पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको क्या करना होता है, तुलनात्मक अध्ययन भी करिए आप। तुलनात्मक अध्ययन में क्या होता है, जैसे वैदिक काल है और सिंधु काल का तुलना की जा सकती है, ऋग्वेद जैन की तुलना की जा सकती है, गुप्त मौर्य का साइंस विज्ञान इसका तुलना किया जा सकता है आपको, और मध्यकाल के अंदर मुगल और सल्तनत की कई जगह तुलनाएं की जा सकती है। इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन से क्या होता है, आपकी समझ विकसित होती है, आपके फैक्ट मजबूत होते हैं, आपकी बात रखने के तरीके मजबूत होते हैं, विश्लेषण अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ में अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं तो निश्चित तौर पे अपन नए नए तर्क बहुत अच्छी तरीके से है वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, इसके अलावा चीज़ों को रटने की बजाय समझना चाहिए। इतिहास में रटने का काम सिर्फ फैक्ट है, सिर्फ फैक्ट रटा जाता है। और मैं मानता हूँ अगर आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं तो विश्लेषण के साथ फैक्ट अपने आप ही पकड़ में आ जाता है, उसको रटने की सच में आवश्यकता ही नहीं रहती है। ठीक है, फिर भी रटने की बजाय हमें समझने की कोशिश करनी है। समझना कैसे जा सकता है, समझने के लिए अपने को क्या करना होता है, हर टॉपिक को आप कई भागों में बांट दो, जैसा कि मैं बांटता हूँ। क्या करना होता है, सबसे पहले उसका परिचय पढ़ो कि इसका ये है क्या, फिर उसके कारण पढ़िए, महत्व पढ़िए, उसकी विशेषताएं देखिए, पूरा खाका बना दो। टॉपिक का कोई भी आयाम छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको जो जो चीज़ मिलती है उसको उसमें ऐड करते जाइए। जैसे पुनर्जागरण पढ़ रहे हैं, पुनर्जागरण में आप उसकी पृष्ठभूमि देखो कि नामकरण किसने दिया, बेसारी, दिदरो, फ्रांसिस बेकन, फिर उसकी विशेषताएं क्या थी, मानववाद, बुद्धि, तर्क वगैरह। उसके बाद में कारण क्या थे, फिर इटली में क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या पड़े, अब ये सारे के सारे देख ली। फिर साहित्य में क्या प्रभाव आए, कला में क्या प्रभाव आए, विज्ञान में क्या प्रभाव आए, ऐसा एक मॉडल बना दो पूरा। और फिर उस मॉडल के अकॉर्डिंग है वो चीज़ों को सेट करते जाओ और उसको पढ़ते जाओ। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो इस तरह से समझने के लिए पूरे टॉपिक का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करो, है ना। ऐसे करके करोगे तो थोड़ा क्या है, इतिहास और इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा दिलचस्प हो जाता है, चीज़ों को समझने में बेहद मदद मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अभ्यास और रिवीजन। कई बार क्या होता है, इतिहास इतना बड़ा विषय है कि चीज़ें याद नहीं आती है ना। भाई पढ़ लिया लेकिन उसके बाद में कई बार तथ्य किसी ने पूछ लिया तो याद नहीं आता है। तो कई बार तो ऐसा होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि तथ्य बड़ा उलूल जुलूल होता है जिसका परीक्षा से कोई सीधा मतलब नहीं होता। ऐसे पे तो आपको टेंशन लेना नहीं है। दूसरी बात ये होती है, कई बार पढ़ा हुआ है बट याद नहीं आ रहा है, तो उसका कारण ये होता है कि हमारा रिवीजन कम होता है। जितनी बार रिवीजन अधिक होगा, और रिवीजन कब होगा, जब आपके पास लिमिटेड मटेरियल होगा। अगर आपके पास लिमिटेड सामग्री है, क्योंकि मैं आपको कई बार कहता हूं कि सफलता सामग्री नहीं दिलाती है, सफलता दिलाती है आपके पढ़ने के तरीके, आपकी कंसिस्टेंसी, परीक्षा तक आपका लगातार लगे रहना। मटेरियल लिमिटेड हो, सिलेक्शन यूं ही हो जाता है। सिलेक्शन आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है। कुछ किताबें पढ़ के लोग टॉप कर जाते हैं, उन्हीं किताबों से कई लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि लिमिटेड मटेरियल रखोगे तभी रिवीजन हो पाएगा। बड़े पोथे लेके बैठ गए, एक पोथा पूरा नहीं होगा, मॉडल डाउन हो जाएगा, फिर वो 7-8 किताबें कैसे रिवीजन करोगे। इससे अच्छा ये होता है कि चीज़ों को शॉर्ट नोट्स कर दो। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में 4-5 रजिस्टर तो बन ही जाते हैं। फिर क्या होगा, उसको आप बार बार रिवीजन करिए। जितनी बार रिवीजन करोगे समझ बढ़ती जाएगी, जितनी बार रिवीजन करोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव मार्किंग कम होती जाएगी। जितना अधिक रिवीजन करेंगे और फिर आपको प्रश्नों में गलतियां कम होनी शुरू हो जाती है। फिर आपको मान लो परीक्षा में प्रश्न पढ़ा हुआ है लेकिन आपको सीधा उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप 3 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इनमें इतना किया हुआ है ना, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऐसे करते करते आप लास्ट में उत्तर तक तो आ ही जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि आप आपका रिवीजन बढ़ाइए, अभ्यास लगातार कीजिए। और जब भी अभ्यास करते हैं तो आप अभ्यास चारों ऑप्शन को एक प्रकार से विश्लेषण करने का प्रयास कीजिए, ताकि एक उत्तर निकल कर बाहर आएगा। चारों ऑप्शन को सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होता है, आपकी और अच्छी समझ बढ़ती है। अगर कोई साथी है गंभीर तैयारी वाला, उसके साथ भी इतिहास के विषयों पर डिस्कशन करिए। इससे आपके तर्क और विश्लेषण की क्षमताएं बढ़ती है, इतिहास और अच्छा से कंठस्थ होता है। तो इतिहास एक जीवंत है, इसको जिंदा रखने दीजिए, इस तरह से जटिल मत बनाइए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इतिहास इतना बोरिंग लगेगा कि फिर आपको लगेगा कि क्यों ही एमए कर ली,
है ना। तो मैंने ऐसे जब इतिहास पढ़ा है तो इन सारी चीज़ों की पूरी कोशिश करी है कि कहीं पर भी मेरे से ऐसी कोई जटिलता ना, हालांकि मैंने बहुत फैक्ट दिए। तो हमारे समाज की एक बड़ी विडंबना है, विडंबना ये है कि शिक्षक का परीक्षण जो है ना, वो इस बात पे हो जाना चाहिए कि वो समझाता किस लेवल का है और विषय वस्तु को किस लेवल का सरल करके आप तक डिलीवर करता है। समीक्षा इस आधार पे की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे समाज में समीक्षा शिक्षक की इस बेस पे की जाती है कि उसका पढ़ाया हुआ कितना परीक्षा में पूछा गया। अब पढ़ाने के बाद में मैंने आपको खूब कंटेंट दे दिया, अब आप कहोगे कि प्रश्न तो सारे आ गए, लेकिन आप समझाया कैसा है ये तो बात कौन देख रहा है? ये कोई नहीं देख रहा, है ना। अब होता क्या है, इसके कारण शिक्षक ज्यादा से ज्यादा तथ्य मगअप कर करके बच्चों को दे देते हैं। बच्चों से वो चीजें याद होती नहीं है। शिक्षक तो सैफ हो जाता है कि मेरे पढ़ाई हुए में से आ गए, लेखक सैफ हो जाता है कि मेरे लिखे हुए में से आए। आपने लिखा ही इतना है कि वो बच्चा कैसे याद करेगा। तो शिक्षक और लेखक तो बच गए, फंसा कौन? फंसा स्टूडेंट, क्योंकि उसके पास तो सारा पढ़ा था फिर भी पढ़ नहीं पाया, क्योंकि लिमिटेड मटेरियल था नहीं, हो तो अनलिमिटेड था। इसलिए कहता हूँ लिमिटेड रखिए। तो शिक्षक की समीक्षा इस बेस पे की जानी चाहिए कि उसका समझाया हुआ कितना कितना इफेक्टिव था, न कि इस बेस पे कि पढ़ाए हुए कितने प्रश्न आए। हालांकि फिर मैंने दोनों पैरामीटर्स ध्यान रखे, मैंने समझाया भी बेहतरीन तरीके से, बच्चों को समझ में अच्छे से आता है, साथ में फैक्ट भी प्रॉपर दिए। और फिर क्या होता है कि जैसे पेपर होता है तो मैं मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मेरे पढ़ाई हुए की पीपीटी का फोटो स्क्रीनशॉट और सामने प्रश्न लाके सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवा देता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने बच्चों के भरोसे पे मैंने बच्चों को भरोसा दिलाया था कि भाई आप इतना पढ़ लोगे तो इसमें 90 सवाल आ जाएंगे, है ना। तो उस भरोसे कि ये मेरी एक उत्तरदायी सरकार मान लीजिए आप, तो मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि मैं आपको प्रमाणित करूं कि हाँ मैंने जो बात कही थी वो हुई। जनरली शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं। यूट्यूब वगैरह पे मैं देखता हूँ कि बैच तो सब लेते हैं, लेकिन बैच लेने के बाद में कोई भी आके वापस प्रूफ सहित सोल्यूशन नहीं करता कि मेरे ये पढ़ाई में से इतने प्रश्न आए। मैंने तो ये काम 2 साल पहले से शुरू कर दिया, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है वो कोशिश ये कीजिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना है, ठीक है। बाकी तथ्य तो खूब सारी जगह मिल जाते हैं आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आपको मैपिंग करनी है, चीज़ों को सोचना है, इमेजिनेशन करनी है, विश्लेषण ज़्यादा करने हैं, तथ्य अपने आप बीच में पकड़ में आ जाते हैं, क्रोनोलॉजियाँ सेट करनी है, तारीखों को कम महत्व देना है, नोट्स शॉर्ट में बनाने हैं, पीछे टेबल्स बना दीजिए क्रोनोलॉजी वगैरह की, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, रटने की बजाय चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, टॉपिक को ब्लूप्रिंट में बांट दीजिए कि कारण परिणाम इस टाइप से पूरा, ताकि समग्रता आ जाए। समग्रता से कॉन्फिडेंस आता है ना। और फिर इस लिमिटेड मटेरियल को रिवीजन कीजिए बार बार और पुराने प्रश्न लाके उसके अभ्यास को भरपूर तरीके से कीजिए। फिर आप देखना कि 5-6 महीने बाद ऐसी स्थिति आती है कि सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आता है। फिर प्रश्न परीक्षा में भली मत आओ, लेकिन 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी हम बड़े आराम से उसका उत्तर है वो निकाल सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव था इतिहास विषय को लेके। उम्मीद कर रहा हूँ आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। हाँ, ये अंतिम सत्य नहीं जो मैंने बताया, इसमें आप अपनी नीति लागू कर सकते हैं, आप अपने अनुसार भी चल सकते हैं। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव था जो मैंने आपके साथ साझा करना उपयुक्त समझा, इसलिए कर रहा हूँ। तो कोई बाध्यता नहीं कि आप इसको स्वीकारें और कोई ऐसी आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आप स्वतंत्र हैं, जैसा आपको ठीक लगता है तो इस चीज़ को आप अपना के देखिए। समय ज़रूर लगेगा लेकिन काम स्थायी होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।